दिनेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप ही हम सब लोगों में ऐसे हैं जो टेबल के उस तरफ रह के आपने कभी फाइलें भी देखी और आज आप उसकी विवेचना कर रहे हैं। मैं इसलिए दोनों को कर रहा हूं कि एक 2G स्पेक्ट्रम में इतना बड़ा घोटाला करके और आज जो हो रहा है, सरकार बिल्कुल चुप है। उसकी जांच सीबीआई से हुई थी और उसके बाद बाकायदा मुकदमा चला था। थोड़ा इसका बैकग्राउंड एक तो समझा दीजिए ब्रीफली। और आपको क्या नहीं लगता है कि इट इज अ फिट केस जिसका एक बार कम से कम जांच जरूरी है, चाहे वो जो अथॉरिटी हो, सेबी हो या सीबीआई हो या ईडी हो, मुझे मालूम नहीं, मैं उसका बहुत वो नहीं हूँ। आप उसमें थोड़ा बताएंगे कि कौन कौन जांच कर सकते हैं? थोड़ा दिनेश जी इसके बारे में बताएं। जी, आप सबको नमस्कार मेरा। अगर आपको याद होगा कि 2014 में एक इनका केस स्टार्ट हुआ था डीआरआई के द्वारा, 50,000 करोड़ रुपए का बिजली घोटाला। और तब इस पर्टिकुलर सिरे इसमें टैरिफ और ओवर इनवॉइसिंग बहुत सारी चीजें थी इस केस के अंदर। वो अपने आप में एक ऐसा केस था जिसकी जांच कभी भी अपने लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच पाई। अजीब तो लगता है, लेकिन ये सच है। दरअसल भारत में बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनकी जांच प्रारंभ तो हो जाती है, लेकिन फिर वो राजनीतिक दबाव के चलते वो अपने लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो 2014 का ये जो केस था डीआरआई के द्वारा, जो सारा मामला था जिसमें काफी हजारों करोड़ का मसला था, वो अपने अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाया। खैर, ये राजनीति में और खास तौर से व्यापार के अंदर जब आपस में कोई गठबंधन हो जाता है आपस में, तो फिर वहां बड़ी बड़ी चीजों को अनदेखा किया जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। अडानी पर यह आरोप लगना कोई हम इसे नए रूप में नहीं देखते। भारत में नहीं, इनके ऊपर आरोप ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लगे हैं जब कोयलों की खदानों के काम हुए थे। तो इतिहास इस बात का गवाह है कि अगर धुआं है तो आग कहीं ना कहीं लगी हुई है। और ऑस्ट्रेलिया में इसका विरोध भी हुआ और बहुत रेगुलेटर भी पिक्चर में आए वहां पर। और उसके बाद ना जाने कोयले के लिए बहुत सारे सरकार के द्वारा ऐसे आदेश पारित किए गए पिछले कुछ सालों में कि खास तौर से जो थर्मल पावर स्टेशन हैं कि आपको कोयला आयात करना पड़ेगा। कमाल की बात है कि जो कोयला आयात हो रहा है उसके अंदर भी अडानी साहब का ही हाथ था। चाहे आप कोयला ऑस्ट्रेलिया से मंगाओ या इंडोनेशिया से मंगाओ, किसी न किसी रूप में वो कहीं ना कहीं फिट हो जाते थे वहां जाकर। या फिर इनका एक बड़ा बिजली का एक और स्टेशन श्रीलंका में आ रहा था जिसकी कहानी काफी बाहर निकल के आई थी, वो भी आपको याद होगा। और वहां पे राजपक्षा साहब के जो राइट हैंड व्यक्ति थे उन्होंने भी कहा था कि जो उनको फोन मिले थे वो भारत के प्रधानमंत्री ऑफिस से मिले थे ताकि इसको अप्रूवल मिल जाए। तो वहां भी उसका बहुत विरोध हुआ। फिर उसके बाद एक कोलंबो पोर्ट की बारी आती है, वो भी पिक्चर में आता है। वहां भी पहले विरोध हुआ, फिर वो भी उनका एक हिस्सा उनको मिल गया, एक हिस्सा चाइना को चला गया उसका। तो कंट्रोवर्सी इनके लिए कोई नई चीज नहीं है। और इतनी सारी कंट्रोवर्सी वहीं पर हो सकती है जहां पर दाल में काला ही नहीं, काली दाल हो पूरी की पूरी। तो यहां तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। पिछले साल से कुछ 2-3-4 सालों से ऐसा चल रहा था कि कुछ इनके इन्वेस्टिगेशन सेबी के द्वारा और बाकी कुछ और ऑर्गेनाइजेशन से चल रही थी, वो भी कोई लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच पाई। और इससे पहले कि वो किसी पे इल्जामात लगा पाते, ठोस इल्जामात, वो सारी की सारी जो आपकी स्क्रूटनीज थी उनको कारपेट के नीचे धकेल दिया गया। तो सेबी भी उसके लिए एक जिम्मेदार है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि सेबी को इस बात के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए कि जब भी कुछ घोटाला हो स्टॉक मार्केट के अंदर, चाहे वो शॉर्ट सेलिंग का हो या फिर शेल कंपनीज का हो या कोई और इस किस्म की जो जहां पर जो इन्वेस्टमेंट आती हैं वाया मॉरिशस या यूएई या टैक्स हेवंस के द्वारा आती है, तो कहीं ना कहीं उसकी जांच करने का अधिकार उनके पास रहता है। लेकिन इतना सारा होने के बावजूद भी अगर आप नोट करेंगे पिछले 8 सालों में, तो अडानी ग्रुप के ऊपर ना तो कभी कोई छापा पड़ा है, ना कभी कोई ईडी की जांच हुई, ना सीबीआई की, ना इनकम टैक्स की। यानी कि ये एकदम से दूध के धुले हुए थे, इनके ऊपर कभी कोई आंच आई नहीं। भारत के अंदर हर छोटी चीज के लिए ईडी की स्क्रूटनी होती है, सीबीआई की या आईटी की स्क्रूटनी हो जाती है। और अगर आप विरोध पक्ष वाले हैं तो फिर तो
सारा साल ये लोग आपके घर में बैठे रहेंगे। अब रही बात ये इनके अभी का जो मसला है, तो पिछले साल भी देखा जाए तो इसकी हीट आनी शुरू हो गई थी। लास्ट ईयर आपको यकीन नहीं आएगा, पिछले 1-2 सालों में ऑलरेडी इनके शेयर्स 35 से 45% बिना ये कांड हुए टैंक हो चुके थे। लास्ट ईयर वो नीचे आ चुके थे, और फिर उसके बाद 20% का पहले दिन इनका जो शेयर्स हैं वो टैंक होते हैं, अगले दिन फिर शेयर्स टैंक होते हैं, पूरे के पूरे नीचे जाते हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो इनकी कुछ कंपनियों को छोड़ दिया, एक दो को, जो बाकी सारी की सारी जो कंपनियां हैं, विशेष रूप से अडानी एंटरप्राइजेज एक ऐसी थी जिसका कुछ 2021-22 में 75% इंक्रीज होता है उनके वॉल्यूम्स के अंदर, रेवेन्यू में। लेकिन बाकी इनकी जो बड़ी 6 कंपनियां, टोटल 7 बड़ी कंपनियां जो लिस्टेड हैं, आपको यकीन नहीं आएगा कि इनकी उन 6 कंपनियों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सेल्स का लेस देन 1.5% है। ये स्टेटेड फैक्ट्स हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर, मैं आपको बताऊं। तो यानी कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कुछ नहीं। दूसरी बात, इनकी सारी कंपनियों की जो वैल्यूएशन है वो दरअसल इनके टर्नओवर वगैरह से 300 से 600 गुना है, विच इज एस्ट्रोनॉमिकल। यानी कि इंसान यकीन नहीं मान सकता कि अगर मेरी ₹1 की सेल है टोटल मिला के, और उस पे उसका भी 1.5% सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी है, तो उस ₹1 का मेरा मार्केट वैल्यू ₹600 कैसे हो जाता है? ये मुझे भी समझ में नहीं आता, एक आम इंसान को समझ में आता है। ऐसे ही पीई रेशो भी इनको जो कि आपकी होती है, प्राइस टू द अर्निंग वो होती है, वो भी इनकी एस्ट्रोनॉमिकल बढ़ती चली जा रही है। कमाल की बात है कि ये सारे के सारे मसले यहां पर जो डिटेल्ड स्क्रूटनी होनी चाहिए थी उसको एस्केप करते चले गए हैं। अभी किसके कहने पर है, ये हमारे दर्शक बहुत बुद्धिमान है, प्रबुद्ध है, अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्टीमेटली इतना धुआं होने के बावजूद भी चीजों की स्क्रूटनी क्यों रही हो रही है। आपको याद दिलाता हूं कि भारत में जब एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स की बिक्री स्टार्ट हुई थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो एयरपोर्ट के मामले में एक रूल रखा गया था कि 3 एयरपोर्ट से ज्यादा किसी को नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद रूल बदल दिया गया क्योंकि इनको और एयरपोर्ट्स देने थे, तो रूल भी चेंज हो गया। रूल सब जगह चेंज किए, इनके पोर्ट्स में हो, एयरपोर्ट्स के अंदर हो, सीमेंट कंपनी में हो, या क्रिकेट फ्रेंचाइजी में हो, हर जगह इनके लिए रूल चेंज होते हैं। गोडा का पावर प्लांट आता है, थर्मल पावर प्लांट झारखंड में। एक एग्रीमेंट किया जाता है कि बिजली बांग्लादेश को जाएगी, तो किसको अपनी जमीन से बेदखल किया जाएगा? ट्राइबल्स को। काटे क्या जाएंगे? जंगल। माइंस बनाई जाएंगी, कैप्टिव माइंस कोयले की, उससे थर्मल पावर प्लांट बनाया जाएगा, उससे बिजली पैदा होगी और वो बिजली सारी एक्सपोर्ट हो जाएगी बांग्लादेश को। अपना वातावरण बर्बाद करके दूसरे देश को बिजली भेज रहे हैं। ये मुझे बात समझ में नहीं आई। अगर बांग्लादेश को बिजली देनी थी तो भारत के पास ऑलरेडी बहुत एक्सेस में बिजली थी, और भारत का जो पावर एक्सचेंज है जहां पर बिजली को खरीदा बेचा जाता है, उसमें नेपाल भी आता है, नेपाल भी अपनी बिजली बेचता है, तो पावर एक्सचेंज से बिजली क्यों नहीं खरीद सकते थे? यहां तक ठीक था, एनवायरमेंट को गलत क्लियरेंस दी गई, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई कि पहली बार भारत में एक थर्मल पावर प्लांट को एसईजेड में चेंज कर दिया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चेंज कर दिया गया। ये तो कभी हुआ ही नहीं। यानी कि बिजली जो पैदा होगी, जो बांग्लादेश जाएगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई टैक्स नहीं आएगा, यानी कि दैट विल बी नोन एज एक्सपोर्ट इनकम। कमाल है, बिजली तो पहले भी हमारी सो कॉल्ड पावर एक्सचेंज से बांग्लादेश जाती थी, ये किसने कहा नहीं जाती थी? तो तब वो टैक्स फ्री क्यों नहीं हुई? और किसी थर्मल पावर प्लांट को टैक्स हेवन के अंदर चेंज करना, ये मेरी भी समझ से बाहर है, क्योंकि एससीजेड का मेरा बहुत अनुभव है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, उसके क्या रूल होते हैं कि कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, बाहर भेजी जा रही है, लेकिन बिजली उसके अंदर आएगी, ये कभी नहीं था उसके अंदर। एससीजेड जो होता है या तो सर्विसेज के लिए होता है या फिर गुड्स के लिए होता है, लेकिन यहां तो कुछ ऐसा था ही नहीं। खैर, ये सब हो गया, लेकिन जब मार्केट रेगुलेटर्स हों या स्क्रूटनी करने वाले लोग हों, वो सब इधर उधर देखते रहे, और जितनी भी सर्च होनी थी, स्क्रूटनी होनी थी, वो साइड ट्रैक कर दी गई। पहले भी ये बात उठती रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बार जो हुआ है, जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आती है, वो वेल रिसर्च्ड है। उन्होंने 80 से ज्यादा इल्जामात लगाए हैं, जिसमें ये
जवाब नहीं दे पाते हैं और एक जवाब देते हैं टूटा फूटा सा 400 कुछ पेज का। तो हिंडनबर्ग का जो अटैक आता है, स्कैथिंग अटैक है, वो कहते हैं कि आप अपने आप को राष्ट्रवाद के या राष्ट्रध्वज के अंदर लपेट कर अपने आप को देशभक्त साबित करना चाहते हैं और देशभक्ति की आड़ में आप अपनी भारत की लूट को आप जायज ठहराना चाहते हैं। ये कमाल की बात है, पहली बार भारत के इतिहास में देखा गया कि एक कंपनी जो फ्रॉड के अंदर जिसके ऊपर इल्जामात आते हैं, वो अपने को राष्ट्रवाद के झंडे तले लेके आ रही है और कहती है दिस इज नॉट अटैक ऑन मी, अटैक ऑन इंडिया, अटैक ऑन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया, अटैक ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो फिर कल तो इस ढंग से नीरव मोदी भी यही कहेगा, मेहुल चोकसी भी ये कहेगा और विजय मल्ल्या भी ये कहेगा, ये तो हमारे ऊपर अटैक नहीं, भारत के ऊपर अटैक है। तो लोग अपने जो फ्रॉडुलेंट इंटेंट्स हैं या जो कर भी रहे हैं उसको वहां पर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके जो एविडेंसेस हैं, जो साक्ष्य हैं, वो हर जगह बिखरे पड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेके श्रीलंका से लेके गोडा पावर प्लांट को लेके या फिर इनके बाकी पोर्ट्स और एयरपोर्ट। हिमाचल का प्लांट लिया साहब, प्लांट लेते ही जैसे 8 दिसंबर को रिजल्ट आते हैं विधानसभाओं के, सब 15 दिसंबर को लॉक लग जाता है। 15 सितंबर को प्लांट खरीदा जाता है और 15 दिसंबर को यह कह के कि नुकसान में जा रहे हैं, हम इसको बंद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार बदल गई थी वहां पर। अब इनसे कोई पूछे आपके सारे एयरपोर्ट लॉसेस में हैं तो आप बंद कर देंगे क्या उनको? किसी की परमिशन ली क्या आपने? जब आप इतने बड़े प्लांट्स ले रहे हैं, फैक्ट्रियां लेते हैं और अचानक बिना किसी को बताए आप उसका लॉकडाउन कर देते हैं, किस अधिकार से? बिना लेबर से बात किए, बिना सरकार से बात किए, बिना राज्य सरकार से बात किए। और चूंकि दिल्ली में आपके आका बैठे हुए हैं कोई और आपसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता, तो आप जो मन चाहेगा वो करेंगे। फिर सुखी साहब आते हैं, अपना सुखविंदर साहब, वो कहते हैं कि बहुत हो गई आपकी, जाइए फैक्ट्री शुरू कीजिए, वो हुक्म देते हैं खुलेआम आके। तो इनके जो एविडेंसेस हर जगह पे हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं अपना सबमिशन समाप्त करने से पहले, दुनिया में जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, बिल गेट्स हो, एप्पल हो, टोयोटा हो, होंडा हो, मर्सिडीज हो, नाइकॉन हो या फिर कोई और भी कंपनी हो, गूगल भी है, सबके प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट के अंदर है। दुनिया की शेल्फ पे कुछ है वहां पर जिसे मैं खरीद सकता हूं। एप्पल का प्रोडक्ट हो, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हो, जिसके द्वारा मैं अभी यहां बात कर रहा हूं लैपटॉप के द्वारा आपसे, सभी कंपनियों के प्रोडक्ट है या सर्विसेज है। गूगल एक सर्विस है, वो भी आपको पता है, आपको मिल रही है वो। इनका कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में है सर? कौन सी सर्विस मार्केट के अंदर है जो लोगों को फायदा उठाए, जो दुनिया में कोई आकर शेल्फ के ऊपर खरीद सके? हाँ, ये अडानी प्रोडक्ट है। ना तो इनकी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है, ना इनका उस स्केल है प्रॉफिट का जिसके द्वारा कि दुनिया में दूसरे नंबर के रिच व्यक्ति बन जाए। जो आदमी 5 साल पहले कुछ नहीं होता दुनिया के अंदर, वो धूमकेतु की तरह निकलता है और 5 साल में दुनिया का सेकंड रिचेस्ट बन जाता है। ये तो साहब या तो खुदा हो सकता है या फिर पूरी की पूरी जब सत्ता ही किसी को ऊपर उठाने में आ जाए और ये कहे कि तुम्हें जितने लोन चाहिए, मुझे 1 लाख का लोन चाहिए हो बैंक से, तो बैंक वाले मुझे 1 महीने मेरी चप्पल घिसवाएंगे, 100 ऑब्जेक्शन निकालेंगे। इनको 10,000 करोड़ का लोन लेना है, 5,000 करोड़ लेना है, 20,000 करोड़ लेना है, एक स्क्रूटनी नहीं, रात को एप्लीकेशन जाती है, सुबह पैसे मिल जाते हैं। क्या निजाम है साहब? इतने पैसे 70 से 80,000 करोड़ का बैंकों का लोन है और करीब करीब 38,000 करोड़ की LIC की इन्वेस्टमेंट है। 1,20,000 करोड़ तो मोटा मोटा जो इन्वेस्टमेंट है। अब बैंक थोड़े वेरी हो रहे हैं कि भाई इनको कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो कहां से मिलेगी? आज के पेपर में भी आया हुआ है। अब चिंता में कि वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक से लोन चाहिए, बैंक पैसे देते हैं और बैंक वाले पीछे हट रहे हैं। जो SBI है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा, 3 बैंक है जिसमें जो लेंडर्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करती हैं कि ये सरकार जो है, जो आपने पहले शुरुआत में मेंशन किया कि वो 1,72,000 करोड़ का वो 2G का घोटाला था, पर यहां तो घोटाला है, यहां तो सारी की सारी दाल ही काली है। आप फर्क इतना है कि जब आप जाएंगे तो फिर स्केलेटन कितने अपने कपाट में से निकलने वाले हैं उसका खुदा ही मालिक है। बाकी मैं सेकंड राउंड में सबमिशन हुआ तो मैं उसमें आपके सामने आने जी। प्रबल जी, आपसे माफी चाह रहा हूं मैं, क्योंकि दिनेश जी को जाना है, तो मैं एक पॉइंट जोड़ूं मैं अशोक जी के। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत कदर करता हूं उनकी मैं। और
इतने सारे जब एयरपोर्ट एक्वायर किए जाते हैं किसी एक व्यक्ति के द्वारा, और 3 एयरपोर्ट की जो लिमिट होती है वो भी ब्रिटिश सरकार कर देती है बाद में। मकसद क्या है कि जितने पुराने एयरपोर्ट्स हैं सारे सिटी के अंदर हैं, वहां पे लैंड पार्सल्स हैं। जैसे मुंबई के अंदर एयर इंडिया कॉलोनी है, इंडियन एयरलाइंस कॉलोनी है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के लैंड है, वो हजारों एकड़ में है। ऐसे अलग अलग शहरों में जो एयरपोर्ट एक्वायर किए जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट सारे लॉस में जा रहे हैं, लेकिन लैंड पार्सल जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिक्विडेटिव है। वहां पे लाखों करोड़ रुपए की जमीनें हैं सारी की सारी, जिनको हथियाकर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया जाता है, और सरकार लीज का नाम लेके उसको दे देती है। लीज का मतलब गया, चला गया, फिनिश हो गया। इनका तो एक्चुअली नजर कब से नरीमन पॉइंट के एयर इंडिया बिल्डिंग पे भी थी, जो कि इंडिया का एक तरह से एमरल्ड है, देखा जाए तो पन्ना है, हीरा पन्ना जैसी है, लेकिन वो बचा ली गई जैसे तैसे करके इनके हाथ में से। लेकिन सारे एयरपोर्ट लेने का मकसद इनका यही होता है कि कैसे भी करके जो लैंड पार्सल्स हैं उनको हथिया लिया जाए। और सारे, आप गुजरात में जाइए, अहमदाबाद से अगर आप गांधीनगर जाते हैं तो बीच में जो एसजी रोड जो मेन आती है, मेजर वीआईपी रोड है, एसजी रोड के लेफ्ट में आप देखेंगे तो किसका सबसे बड़ा प्लॉट है, हजारों एकड़ का, लाखों एकड़ का? अडानी सारा एंटरप्राइजेस का है। उनके हेडक्वार्टर भी यही है, उनके रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी वहां पर है, और लाखों एकड़ के अंदर वो सारी जमीन किसकी है? आप सोच सकते हो कि कब से चल रहा है। तो पॉलिटिकल कनेक्शन के बिना तो कुछ हो नहीं सकता ना। आपका कुछ सवाल था आनंद जी, कुछ पूछना जैनेश चाह जी, रहे एक बहुत, हाँ, क्योंकि आपको निकलना है, थोड़ा-सा एक अगर दर्शकों को बता दें और हम लोगों को भी, ये जो शेल कंपनीज़ की बार-बार आती है, मॉरिशस की बात अशोक वानखेड़े साहब ने कही, ये सब लोग करते हैं। मैंने भी अपने कुछ मित्रों से पूछा, उन्होंने कहा ये तो सभी लोग, मतलब ये हेरा-फेरी सब जगह होती है। तो क्या अगर हेरा-फेरी होती है तो ये एक्सेप्टेड नॉर्म है आप लोगों के, मतलब आप जब नौकरी करते थे, कि हेरा-फेरी इतनी होती है, शेल कंपनीज़ हैं, आँख मूंद लो? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में एक चीज होती है, पी नोट्स। पी नोट्स का मतलब क्या है कि अपना ही पैसा है जो बाहर जाता है और घूम के आता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। हमारा इस साल चाइना के साथ ट्रेड 136 बिलियन डॉलर का, 136 का। मैं आपको बड़ी एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं जो आप भी सुन के शायद हैरान हो जाएंगे। उसमें से इंडिया का एक्सपोर्ट सिर्फ 17.5 बिलियन डॉलर का है, 17.5। और करीब करीब 119 बिलियन डॉलर का चाइना का एक्सपोर्ट इंडिया का है। ये तो ऑल टाइम ग्रेट हो गया। लेकिन भारत एक आंकड़ा ऐसा है जो चाइना के साथ ऐड नहीं करता, वो है हांगकांग। हांगकांग चाइना का पार्ट है, लेकिन हांगकांग के फिगर सेपरेट आते हैं। अब लास्ट ईयर के फिगर्स बताता हूं आपको मैं। हांगकांग के फिगर थे 36 बिलियन डॉलर के। टोटल ट्रेड जो हमारा था 36 बिलियन डॉलर। उसमें हांगकांग से इंडिया को एक्सपोर्ट होता है 26 बिलियन डॉलर, और भारत से होता है 10 बिलियन डॉलर। अब आप कहोगे पूरे चाइना को 17.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंडिया का 136 में, और यह 36 में हमारा 10। उस 10 बिलियन डॉलर में से 9.25 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट एक आइटम का है। आप कहोगे वो कौन सी है? दैट इज कट एंड पॉलिश डायमंड्स। अब यहां की ट्रिक समझिए, ये हवाला रूट है सर। यहां से घटिया किस्म के डायमंड्स जो होते हैं वो 10 बिलियन डॉलर के, 9.25 बिलियन डॉलर के लास्ट ईयर हांगकांग जाते हैं। लेकिन वहां से पैसा तो असली आएगा ना, 10 बिलियन डॉलर। यानी कि यहां से माल जाता है 1 से 2 बिलियन डॉलर का, और पैसा आता है 10 बिलियन डॉलर का। यानी कि यहां से 8 बिलियन डॉलर हवाला भेजा जाता है, वो उसमें अटैच होकर लीगल होकर इंडिया में आ जाता है किसी न किसी रूप में, या पी नोट्स के रूप में। अब हांगकांग हीरो की, कट एंड पॉलिश हीरो की कंजप्शन मार्केट नहीं है। समझिए इस बात को। पूरी दुनिया में कट एंड पॉलिश्ड हीरो की जो मार्केट है, 90% की बात कर रहा हूं मैं, वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका है। सबसे बड़ा अमेरिका है, फिर उसके बाद नंबर में यूरोपियन यूनियन, और तीसरे नंबर पे आपको गल्फ नेशंस आते हैं। और छोटे रूप में आपके पास जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जो रिच नेशंस हैं, या साउथ कोरिया है। अब 90% जो हमारा रफ डायमंड है वो एल्रोसा से आता है, जो रशियन है। उसके ऊपर बैन है, अभी सैंक्शन लगी हुई यूएस की। तो उस चक्कर में क्या है कि वो इलीगली इंडिया में आ रहा है, तो इंडिया का व्यापार चल रहा है। लेकिन हांगकांग ना तो ट्रेडिंग मार्केट है हीरो की, ना हांगकांग देखा जाए तो आपकी कोई कंजप्शन मार्केट है। तो वहां हीरे जाते क्यों हैं? हीरे वहां जाना नहीं चाहिए, लेकिन एक रूट है, ये माफिया रूट है, इसे माफिया रूट कहा जाता है। ये माफिया रूट है। यहां से 10 बिलियन डॉलर के हीरे पिछले साल ले जाते हैं। आप सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में हांगकांग के अंदर। तो सर, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि शेल कंपनीज जो मॉरिशस से, जिसका अशोक जी वर्णन कर रहे थे, या सेंट किट्स में, या इवन यूएई के अंदर बहुत सारी कंपनियां जो बन जाती हैं, वो आती हैं। एक और देखिए, इन्होंने एक एफटीए साइन कर दिया यूएई के साथ।
बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए थे कि यूएई के साथ आप एफटीए मत कीजिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मत कीजिए, क्योंकि वहां से सिर्फ तेल आता है, बाकी कोई आइटम तो बनाता नहीं जो इंडिया में आएगी, कंज्यूम होगी। पिछले 1 साल में यूएई के साथ एफटीए करने के बाद इंडिया लॉस में आ गया, उनका एकदम से एक्सपोर्ट बढ़ा। हमने कहा था कि वियतनाम के, कोरिया की और चाइनीज कंपनियां जो हैं वो वहां जाके एक असेंबलिंग यूनिट खोल लेंगी यूएई के अंदर, आबू धाबी में, दुबई में, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लेबल चिपकाएंगी वहां जाके कि मेड इन यूएई। आपने कभी कोई प्रोडक्ट सुना है यूएई का प्रोडक्ट? अब वो इंडिया में आता है सर, और इंडिया में आते हुए कस्टम्स ड्यूटी फ्री हो जाता है, पूरा का पूरा जीरो कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर। आप सोचिए, इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर किसके साथ रहे हैं आप?